चलो, आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। स्कूल में तुम लोगों ने हीट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर। यस सर। किसको कहते हैं? बताओ। क्या है हीट? बताओ। फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी? जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करता है। डेंजर कैप्टन कॉन्टैक्ट। तो आप लोगों ने बताया हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सपोज वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस है। मैं पूछूं उसके पास कितनी हीट एनर्जी है, बता सकते हो? बोलो। 1 kg ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, इसके पास कितनी हीट एनर्जी है, बता सकते हो? हाँ सर। कितनी है? सर वो टोटल इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो हो जाएगा। नहीं बता सकते हैं। 1 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस के पास कितनी हीट एनर्जी है, नहीं बता सकते हैं। बट 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी देगा जो लोअर टेम्परेचर पर है, या कुछ भी वो बता सकते हैं। या किसी से कितनी एनर्जी लेगा वो बता सकते हैं, बट उसके पास कितनी हीट एनर्जी है। एमएस डेल्टा टी। बाकी जो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें अगर मैं कहूँ एक 5 kg का ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, बता सकते हैं, है ना? हाँ सर। यस सर। बट हीट में ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि 1 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस के पास कितनी हीट एनर्जी है, नहीं बता सकते। इस डिफरेंस को समझो। तो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहां तक तो सही है, लेकिन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट कहाँ करता है? केवल फ्लो में। जैसे एक ऑब्जेक्ट के पास कितना है नहीं मालूम, दूसरे के पास कितना है नहीं मालूम, बट दोनों के बीच एनर्जी का ट्रांसफर कितना हुआ वो मालूम है। मतलब ये एक्चुअल में फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है एक तरह का, है ना? तो स्कूल की बुक में लिखा रहता होगा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एग्जिस्ट इन ट्रांजिट, ऐसा कुछ, यस सर। है ना? तो which flows from object at higher temperature to lower temperature।
सो एक्चुअल में ये एक एनर्जी एक्सचेंज का फॉर्म है। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं कह के हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज कह सकते हैं, या एनर्जी ट्रांसफर कह सकते हैं। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी in transit or flow. So ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मान लो। इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लो TA है और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर TB है, और TA अगर TB से ज्यादा है तो इस केस में एनर्जी का फ्लो फ्रॉम A टू B होगा। तो ये एनर्जी का फ्लो जिस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म को हीट कहते हैं। समझ आया? जी सर। तो ये जो एनर्जी फ्लो है, ट्रांसफर है, ये फॉर्म हीट है। ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी के जैसा नहीं है कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। ए के साथ एसोसिएटेड है ऐसा नहीं है, बी के साथ एसोसिएटेड है ऐसा नहीं है, बट ए और बी के बीच जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वहां पर मिलेगा आपको ये। तो सर अगर मैंने सिर्फ ए ऑब्जेक्ट लिया होता, कैन आई से ए ऑब्जेक्ट हैज हीट एनर्जी या नहीं, फिर नहीं? नहीं कह सकते, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। हीट एनर्जी ए के पास नहीं होता है, हीट एनर्जी बी के पास नहीं होता है, लेकिन हीट एनर्जी ए और बी के बीच अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ए और बी के बीच एनर्जी का फ्लो जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म को हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है? ओके सर। अब हीट एनर्जी है तो ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल। जूल। एक सीजीएस यूनिट क्या होता है हीट का? कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी होता है। तो मोस्टली जूल से, वैसे ऐसा यूनिट होता है बट मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और कैलोरी से मोस्टली हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? बट ऐसा यूनिट जूल है। सो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.186। 4.186 के बराबर होता है। सो ये जो 4.186 है, इस 4.186 को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का लिटरल मीनिंग ये हुआ कि 1 यूनिट ऑफ हीट एनर्जी is equivalent to 4.186 unit of mechanical energy. So इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कैपिटल J लिखते हैं। आई बात समझ में? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब हुआ 1 unit of heat energy is equivalent to 4.186 unit of mechanical energy. तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर है 4.186, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है? ओके सर। अच्छा, एक दूसरा टर्म आता है टेम्परेचर। ये किसको कहते हैं?
degree of hotness or coldness in the body. टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आपको याद होगा तो, है ना? यस सर। So temperature is a fundamental physical quantity used for representing जैसा आप लोगों ने बताया डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। है ना? तो Yes. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करेंगे तो मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड चाहिए होता है। हाँ सर। यस सर। तो टेम्परेचर से रिलेटेड दो फिजिकल फेनोमेना को स्टैंडर्ड बनाया गया। एक को बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरे को बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है ये टेम्परेचर corresponding to which water freezes। So lower fixed point कहते हैं temperature at which water freezes, और upper fixed point कहते हैं temperature at which water boils। ये दोनों फिजिकल फेनोमेना को लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट रेफरेंस मान लिया गया। इसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं कहीं कहीं। सर उसका फुल फॉर्म एक बार बोल सकते हैं? और इसको स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं कभी कभी। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट ये दोनों रेफरेंस लिया गया किसी भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। वैल्यू जिसको जो असाइन करना है वो अलग बात है, बट जैसे 1 मीटर डिस्टेंस कहते हैं तो कहीं तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा ना कि 1 मीटर इसी को बोलेंगे। हाँ सर। उसके बीच नंबर ऑफ डिवीजन चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो अलग अलग लेंथ मेजरिंग स्केल मिल जाएंगे। बट स्टैंडर्ड करने के लिए 2 एंड पॉइंट होना जरूरी है किसी भी स्केल को। हाँ यस सर। तो टेम्परेचर मेजरिंग किसी भी स्केल के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 2 फिजिकल फेनोमेना का होना जरूरी है, 2 रेफरेंस का, जिसको हम लोग लोअर फिक्स्ड पॉइंट या अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। तो दुनिया का कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल बनेगा उसमें ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग टेम्परेचर को उसका रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लो ये एक स्केल है, सपोज ये 3 स्केल मान लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो
सपोज ये जो हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट है और ये हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। अब अगर हम इस लोअर फिक्स्ड पॉइंट को 0 वैल्यू असाइन कर दें और अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच 100 डिवीजन कर दें, तो ये वैल्यू 100 हो जाएगी। हाँ सर। तो ये एक स्केल बना जिसको सेल्सियस स्केल कहते हैं। उसी तरह अगर इस लोअर फिक्स्ड पॉइंट को वैल्यू असाइन कर दो 32 और इस अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच अगर हम 180 डिवीजन कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 212। यस सर। ये भी एक स्केल बना जिसको फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। यही अगर इसको 273 वैल्यू असाइन कर दें और नंबर ऑफ डिविजन्स अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच 100 रखें तो ये 373 हो जाएगा। हाँ सर। इसको बोलेंगे केल्विन स्केल। तो इस तरह के कितने भी स्केल डिफाइन कर सकते हो, केवल मुझे लोअर फिक्स्ड पॉइंट को वैल्यू असाइन करना है और नंबर ऑफ डिवीजन चेंज करते चलना है। सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल दोनों में 100 डिवीजन ही है। हाँ सर। बट ये जो केल्विन स्केल है इसका रेंज ऑफ मेजरमेंट मैक्सिमम है इन तीनों में, क्योंकि इसका 0 तो बहुत नीचे होगा ना, -273 डिग्री सेल्सियस तक होगा। यस सर। जबकि सेल्सियस स्केल से हम किसी स्केल से माइनस तो नहीं मेजर कर सकते हैं ना, किसी दूसरे स्केल से मेजर करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ स्केल इज हाईएस्ट। है ना केल्विन स्केल में। सर ये 273 डिसाइड कैसे हुआ? ये डिसाइड 273 मतलब रैंडम वैल्यू पूछ रहे हो कैसे हुआ, ऐसा कुछ? हाँ सर, मतलब 273 कैसे आया? कोई और ऐसे नंबर ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो, कोई भी नंबर दे ही सकते थे ना, कोई भी नंबर दे ही सकते थे। अच्छा, अब जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, एक्चुअल में क्या है कि रेफरेंस टेम्परेचर हमेशा 0 होना चाहिए। जी सर। बट जीरो टेम्परेचर किसको बोलेंगे? तो सपोज डिग्री सेल्सियस वाला 0 अगर बोल दिए तो आइस के अंदर तो उससे भी नेगेटिव टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, मतलब उस 0 का एक्चुअल रेफरेंस कहीं और होगा। हाँ सर। तो वो टेम्परेचर जिस पर कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका मोशन बंद हो जाता है उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। हाँ और सर। उस एब्सोल्यूट जीरो को अगर हम 0 असाइन करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में वो इक्विवेलेंट है -273 के। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिस स्केल का हम 0 लेंगे वो वैल्यू +273 डिग्री +273 होगा, तो वो हाँ केल्विन सर। स्केल हो गया। ठीक है, तो ये 273 ही क्यों लिया, क्योंकि केल्विन स्केल टेम्परेचर का जो केल्विन यूनिट है वही एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि वही एक यूनिट है जिसमें कि एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड होता है। ठीक है सर। सो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन। जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है, तो फ़ारेनहाइट स्केल से देखते होगे तुम लोग कि हम लोग
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमें पता है कि वो 0 पर तो जाना नहीं है, उसको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर उतना नीचे जाता नहीं है, तो कोई ऐसा स्केल बनाने से क्या फायदा? रादर स्केल के बीच एक्यूरेसी उसका सेंसिटिविटी इंक्रीज करे। तो जैसे इसमें 180 डिवीजन है, मतलब 1.8 टाइम्स मोर डिवीजन है सेल्सियस स्केल के रेस्पेक्ट में। तो इसमें अगर 180 की जगह 200 डिवीजन 50 डिवीजन या 100 डिवीजन रखते, तो 1 यूनिट का बॉडी टेम्परेचर चेंज होने से पहले ही आदमी गायब हो चुका होता, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज ह्यूमन बॉडी में आ चुका होता। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, ऐसा यूनिट इसका केल्विन होता है। अब कोई किसी एक फिजिकल फेनोमेना को अगर हम लोग इन सारे स्केल से या इसके अलावा किसी स्केल से मेजर करें, तो कोई भी स्केल हो, ये बात पक्का है कि जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो ना, उसको थोड़े ना पता है स्केल से क्या मतलब है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ये कांस्टेंट होगा। कॉमन सेंस है। किसी भी स्केल से मेजर करोगे तो किसी बॉडी टेम्परेचर का डिफरेंट स्केल से करते जाओ, तो हर स्केल में कांस्टेंट क्या रहेगा? रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। सो सेल्सियस स्केल में अगर रीडिंग सी है तो सी माइनस 0 अपॉन 100। फ़ारेनहाइट स्केल में अगर एफ है तो एफ माइनस 32 अपॉन 180। केल्विन स्केल में अगर के है तो के माइनस 273 अपॉन 100। आई बात समझ में? हाँ सर। 20 से 5 5 9 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आपको याद होगा स्कूल में कुछ ऐसा पढ़े होगे, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 5। तो ये तो 3 वाइडली नोन टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स हैं इसके लिए। अदरवाइज कोई भी हाइपोथेटिकल स्केल हो, आप उसको किसी स्टैंडर्ड स्केल में कन्वर्ट कर ही सकते हो, है जैसे ना? कि So this is relation between different temperature measuring scales. बट ये फॉर्मूला याद रहे नहीं रहे, मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट काम का है, ये याद रहना चाहिए। रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कांस्टेंट है। फिर किसी भी स्केल का कन्वर्जन आप किसी दूसरे स्केल में कर पाएंगे। आया समझ में? हाँ सर। चलो पहले इतना कॉपी कर लो। सर अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट का हीट एनर्जी बोल नहीं सकते कि इसके बाद है कि नहीं, तो फिर टेम्परेचर कहाँ से आता है? अरे बेवकूफ, जैसे इंडिया के पास मान लो रुपया चलता है, ठीक है? हाँ सर। चाइना के पास, चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की नहीं पता। अच्छा, एन में मान लो। तो इन दोनों के बीच किसी भी तरह का ट्रेड एक्सचेंज तो डॉलर में होता है ना? हाँ सर। है ना? तो डॉलर क्या है? एक स्टैंडर्ड ट्रेड एक्सचेंज का एक यूनिट है, ऐसे समझ लो, ओके सर। है ना? लेकिन अगर ठीक वैसे ही तो यहाँ पर डॉलर कहाँ एग्जिस्ट किया? इन दोनों के बीच मनी एक्सचेंज में एग्जिस्ट किया, बट एक्चुअली डॉलर ना तो इसके पास है ना उसके पास है, हाँ सर। है ना? तो उसी तरह एक ऑब्जेक्ट के पास, एक ऑब्जेक्ट और दो दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एनर्जी का फ्लो होता है, ये एक फैक्ट है। Any two object, among any two object there will be
फ्लो ऑफ एनर्जी सोनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये एक फैक्ट फिजिकल फिनोमेना है, जैसे कि एप्पल नीचे गिरा था वैसे। अब रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एप्पल नीचे क्यों गिरा था, तो ग्रेविटेशन आ गया, नया कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट और आगे की मैकेनिक्स आ गई। वैसे ही दो ऑब्जेक्ट के बीच हॉटर और कोल्डर, टेम्परेचर वर्ड नहीं आया था, बट एक गर्म है और एक ठंडा है, तो उसके बीच एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ये एक दूसरा फैक्ट है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए साइंस डेवलप किया, तो ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का साइंस बना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एनर्जी का ट्रांसफर जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म का नाम रख दिया हीट। क्लियर है? ठीक है सर। चलो इसको कॉपी करो पहले। पहले यहां तक करो फिर आगे। सर हो गया, नीचे प्लीज स्क्रॉल कर सकते हो।
यस सर हो गया। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। यस सर। चलो एक सिंपल क्वेश्चन ये करके दिखाओ। डन सर। क्या आंसर आया? 20। सर 20 डिग्री से। 20। ठीक है। कुछ ऐसा होगा 32 -20 अपॉन 60 इज इक्वल टू C -0 अपॉन 100, ऐसा कुछ होगा। यस सर। तो 12 अपॉन 60 is equal to C upon 100. So C will become 20 degrees Celsius. कोई डाउट नहीं किसी को? सबसे आसान था, है ना? हाँ सर। ठीक है। डिफरेंट थर्मल कैपेसिटीज का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम सुना है? जी सर। यस सर। क्या होता है? Sir, amount of heat energy required to increase the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius. तो यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट लगता है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं।
सबको मालूम होगा। तो जूल पर केजी पर केल्विन और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही होगा है ना। हाँ सर। Yes, sir. सो यूनिट टेम्परेचर चेंज करने में अगर स्मॉल एस लगता है तो डेल्टा टी में एस इंटू डेल्टा टी किसके लिए, 1 kg के लिए, तो एम मास के लिए एम, ऐसा कुछ रिलेशन है। हाँ सर। समझ आया सबको कैसे। सर ये Yes, वाला समझाओगे? सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये होता है 4200 जूल पर केजी केल्विन, या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वैसे दिया रहेगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये होता है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम भी इतना ही होता है। ये जो स्पेसिफिक हीट है ये हर ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। सर ये वाटर स्टेट के साथ चेंज क्यों दिखाई दिया? क्या? ये आइस का और वाटर का अलग क्यों दिखाया सर? दोनों दो अलग अलग चीजें हैं तो दो अलग अलग होगा। सर आइस तो सॉलिडिफाइड वाटर है ना, फ्रोजन वाटर। अरे बेवकूफ, तो फ्रोजन वाटर मतलब, हे भगवान। तो फ्रोजन वाटर वाटर तो नहीं है ना, ये पक्का है फ्रोजन वाटर है। तो फ्रोजन वाटर का अलग होता है, स्टीम का अलग होता है, वाटर का अलग होता है। तो क्या बताऊं मैं। सर वो जो आपने ऊपर जो बॉक्स बना था, लिखा था, वो वापस समझाओगे? वो नहीं समझा मेरे को। नहीं समझ रहा है, समझ जाएगा, नो डाउट। एक दूसरा टर्म होता है हीट कैपेसिटी। तो sorry, तो किसी भी गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या डेफिनेशन बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हाँ सर। है ना। इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, कैपिटल एस। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। जिसको ऊपर वाला नहीं समझ आया था उसको ये समझ आया। यस सर, सॉर्ट ऑफ। सो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, कैपिटल एस का, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। क्लियर है। Yes, sir. सो लिख ही देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट for
increasing its temperature by 1 Kelvin is called its heat capacity. समझ आया? कोई दिक्कत? सर मुझे समझ नहीं आया सर, वो हर ऑब्जेक्ट के साथ चेंज क्यों होना चाहिए सर? क्या बदल जाता है हर ऑब्जेक्ट में? ये नहीं आता क्या बदल जाता है? अरे हर ऑब्जेक्ट का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग है ना। वाटर को बॉयल होने में अलग टाइम लगता है, दूध को बॉयल होने में अलग टाइम लगता है, प्लास्टिक को गर्म होने में अलग टाइम लगता है, स्टील को गर्म होने में अलग टाइम लगता है। तुम्हें क्या लगता है सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देके तुम आयरन को भी गर्म कर सकती हो 1 डिग्री सेल्सियस से, और उतने में ही प्लास्टिक भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ऐसा तो रहना है। हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग हीट चाहिए ना। हाँ हाँ ये सर। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि परेशान है तू? इस और अगर ये डेफिनेशन समझ आया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट होगा, ये सर। है ना? आई बात समझ में जिसने पहले पूछा था? तो यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने में स्मॉल एस लगता है, तो यूनिट मास को डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज करने में स्मॉल एस इंटू डेल्टा टी लगेगा। तो एम अमाउंट ऑफ मास को डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज करने में एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी लगेगा। हाँ सर। हाँ जिसने पूछा था बोल बेटा। यस सर, समझा। एक तीसरा टर्म होता है जिसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। सो गोइंग बाय द डेफिनेशन, ये होगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन और कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये यूज होता है गैस के लिए। इट इज यूज्ड फॉर गैसेस, नंबर 1। और नंबर 2 कि जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, मोलर हीट कैपेसिटी गैस पर डिपेंड सिर्फ नहीं करता है, गैस के साथ साथ जो उसके हीटिंग या कूलिंग का मेथड है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, उस पर भी डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन type of gas as well as process of हीटिंग और कूलिंग। किस प्रोसेस से हीट दिया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी उसमें टाइम है कुछ 2-4 लेक्चर का, तो ये हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। अभी जस्ट हीट कैपेसिटी बताना था इसलिए बता दिया। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो 3 तरह के हीट कैपेसिटी आपने देखे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी।
अगर ध्यान से देखोगे तो ये तीनों सिर्फ आपके मतलब प्रोसेस को इजी करने के लिए टर्म्स हैं, अदरवाइज पर्पस सबका सेम है कि किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर चेंज लाना है तो कितने हीट की जरूरत होगी, ये कैलकुलेट करना मेन पर्पस है। कोई डाउट किसी को? सर हाँ, सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के एंड में आपने वो कांस्टेंट फॉर ईच बॉडी लिखा है, वो किसके लिए लिखा था? मतलब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगा, मिल्क का अलग होगा, वुड का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, हर बॉडी का हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा, बट कांस्टेंट होगा। ओके सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सर सर
बोलो, कुछ बोल रहे हो? यस सर। सर लाइक वो आपने जो हीट कैपेसिटी में लाइक वो रेड सर्कल बना के उसके नीचे एस लिखा, उसका क्या मतलब है? अरे हीट कैपेसिटी को कैपिटल एस सिंबल दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल एस और मोलर हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी। समझा कुछ? सर समझा कुछ? स्मॉल एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल एस हीट कैपेसिटी एंड स्मॉल सी मोलर हीट कैपेसिटी। ओके सर। और बोलो, और कोई कुछ बोल रहा था? सर जैसे वाटर और आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है बट आइस और स्टीम का सेम है। वो लकली वैल्यू सेम आया है, इसका मतलब सेम नहीं है। जैसे दो बच्चे का वजन अगर वेट सेम आ गया, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल नहीं है। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ, और एग्जैक्टली सेम होता भी नहीं है, डिफरेंस है, बट कैलकुलेशन के लिए इतने से काम चल जाता है, इसलिए लिखा मैंने। ठीक है सर, ठीक है सर। इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि ये सेम हो गया मतलब कोई मीनिंग है, ऐसा नहीं है। और सेम है भी नहीं, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लिख लिया सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड, लिख रहे हैं।
हो गया सबका, आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। ठीक है। एक और टर्म होता है लेटेंट हीट। ये भी पढ़ा होगा स्कूल में। सर तो क्या? लेटेंट हीट यस सर पढ़ा। क्या होता है? सर हिडन एनर्जी जब लाइक वाटर को 0 डिग्री से 1 डिग्री पहुंचाना होता है तब, तो लाइक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि वो बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा होता है बीच में, इसलिए तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। हम्म, तो अभी तक change हमने of phase. अभी तक हमने देखा था कि मोस्टली हीट देने से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करता है ना? बट हीट देने से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमेशा चेंज करेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी उसका स्टेट चेंज भी होता है। ठीक है, तो फंडामेंटली देखोगे तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ देर के बाद काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना बंद हो जाता है और तब सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि आइस का ट्रांसफॉर्मेशन वाटर में होने का मतलब है मॉलिक्यूल वही है, केवल बीच की बॉन्डिंग चेंज हुई है ना? हाँ तो उसमें जो हीट लगता है उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। So heat required for change of phase or a state of a substance is called latent heat. और इसका रीजन क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है वो अगर इंक्रीज होना बंद हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है और ऑब्जेक्ट अपना फेज चेंज करता है। ठीक है, सो लेटेंट हीट इज, ऐसे समझते हैं, amount of heat required by unit mass of a body for changing its state at constant temperature। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो इस समय जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, है ना? हाँ सर। तो इस समय Q इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस लेटेंट हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। बाकी किसी की जरूरत होगी तो दिया रहेगा। ये एक टाइप ऑफ लेटेंट हीट हो गया।
दूसरा लिक्विड टू गैस कन्वर्जन भी हो सकता है। सो लिक्विड टू गैस कन्वर्जन जहां पर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। है ना? Yes, sir. तो इस बॉइलिंग Yes. पॉइंट टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस का कन्वर्जन होगा, तो इसको बोलेंगे मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दो टाइप के लेटेंट हीट हुए, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ सर। सो latent heat of vaporization of water, ये दिया रहेगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वाटर रिलेटेड वैल्यू रख लो तो काम चलेगा। 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, तो दो तरह के लेटेंट हीट हो गए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को सम करें तो क्या कह सकते हैं? दो ही बातें हो सकती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट देंगे तो या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या उसका स्टेट चेंज होगा। दो ही बात हो सकती है। यस सर। है ना? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T फॉलो करेगा, और अगर फेज चेंज होगा तो Q इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉलो करेगा। हाँ सर। है ना? तो अगर हम हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करें, किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए, तो मोरलेस ऐसा होगा। होगा ना? हाँ सर। इसमें से मेल्टिंग पॉइंट पर देखो, यहां से लेकर यहां तक में जो हीट लगा हम लोगों को, उसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो अगर ये 1 kg का ही ग्राफ है तो ये मेरा हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यस सर। इसी तरह यहां से लेकर यहां के बीच का जो हीट एब्जॉर्प्शन हुआ, इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। यस सर। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो ऐसा, हाँ सर। इस प्रोसेस में जो इक्वेशन होगा वो Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा T। यस सर। इस प्रोसेस में जो इक्वेशन होगा वो Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ सर। इस प्रोसेस में जो इक्वेशन होगा वो Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T। इस प्रोसेस में जो इक्वेशन होगा दैट इज Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस प्रोसेस में जो इक्वेशन होगा वो Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा T। आई बात समझ में? यस सर। तो कहने का मतलब है आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तब हमारे पास Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T है, और नहीं तो स्टेट चेंज हो रहा होगा तब हमारे पास Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट है ना? Yes, sir.
कोई डाउट किसी को? हाँ, लेटेंट हीट से बचा हुआ है ना कॉपी करना? यस सर। कॉपी कर लो जल्दी से।
सर हो गया सर। लिख लिया सबने? यस हाँ सर। सर। दिख रहा है? यस सर। कोशिश करो। डन सर।
सर वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या लेना है? इसका स्पेसिफिक हीट पूछ रहे हो? सर वाटर। ऊपर लिखाया है, मैं नहीं बताने वाला। नोट में देखो। मिल गया सर, मिल गया। सर हीट रिलीज की होगी सर, पूरे प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होने वाली है ना? हीट एब्जॉर्ब होगा हाँ सर। तो क्या चाहती है? सर तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज तो जीरो है। माइनस कर दो उसको, उतना है। ओके सर, ओके। आया समझ में? हाँ सर, आंसर आ गया। क्या आया? सर 5.45 into 10 to the power minus, सॉरी, माइनस 5.45 into 10 to the power 5। गलत आया। सर कैलोरीज। गलत आया। 6500। तुम्हें क्या आया? 6500। 6500 शायद सही हो, शायद, याद नहीं है मुझे। नहीं, वो भी गलत है। सर आंसर 73.5 किलो कैलोरी है क्या? हाँ, ये सही है। बाकी जनता बोलो। सर 73.5 किलो कैलोरी।
73.5 किलो कैलोरी सही है। सबको आया क्या? यस सर। वेरी गुड। सबको आया या बताने की जरूरत है? आ गया सर। ऐसे देखो, $100 at -10 डिग्री सेल्सियस से 100 ग्राम आइस है ना? हाँ सर। सो 100 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर ये पहले कन्वर्ट होगा 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होगा पहले। तो हाँ सर। इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए वो क्या होगा? 100 into a specific heat of ice 0.5 into 10, that is 500 कैलोरी होगा। यस सर। तो इस स्टेज पर 500 चाहिए। अब जब 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए होगा दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी है, तो ये हो जाएगा 8000 कैलोरी होगा। 100 ग्राम वाटर अगर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पर तो और फर्दर हीट देंगे तो ये वाटर स्टेज में 100 तक रह सकता है। तो ये 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। इस हाँ सर। प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी दैट इज मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू 30, तो ये 10,000 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अब 100 ग्राम वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर है, अब फर्दर हीट देंगे तो ये स्टीम बनेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस में जो हीट लगेगा दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यस सर। तो ये हो जाएगा 54,000 कैलोरी। और एक बार ये स्टीम बन गया तो मुझे कहाँ तक ले जाना है इसको? 120। 120। तो ये फिर 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। इसमें फिर हीट कितना लगेगा? तो 1000। मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू 20 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 1000। 1000 कैलोरी। तो ये पूरा प्रोसेस खत्म हो गया हाँ सर। है ना? तो टोटल हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ? सबको ऐड कर देंगे। Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5 ऐसा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 73,500 कैलोरी, दैट इज 73.5 किलो कैलोरी। यही आया था। हाँ सर।
हाँ सर। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। आगे बढ़े? हाँ सर। इसको सॉल्व करो एक। दिख रहा है? यस सर। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? सर रुकिए सर, गलत आ रहा है बट पता है कैसे करना है। सर फाइनल टेम्परेचर ही ढूंढना है ना? हम्म, देखो सर होने को है, 1 सेकंड। इधर है, तो स्टीम हीट देगा और वाटर हीट लेगा, है ना? हाँ सर। तो ये तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर जाएगा, जाएगा ऐसा? तो दो केस नहीं लेंगे सर कि एक 100 से कम हो ज्यादा होगा? सुनो, ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगा, तो इस प्रोसेस में ये हीट एब्जॉर्ब करेगा हाँ सर। इतना, तो 500 इंटू 1 20। इंटू 20, तो ये 10,000 कैलोरी हो गया, ये हीट एब्जॉर्ब होगा। इधर 100 ग्राम स्टीम एट 20 डिग्री सेल्सियस, पहले तो ये 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, हाँ सर। तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगा, कितना रिलीज होगा? तो 100 इंटू 0.5 इंटू 20, कितना हुआ? 1000। 1000 कैलोरी हुआ। यहाँ 10,000 चाहिए, तो अब क्या होगा? ये 100 ग्राम स्टीम कंडेंस होकर वाटर बनेगा, ओके सर। तो ये जो वाटर बनेगा ये भी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, यस सर। तो इस प्रोसेस में कितना हीट रिलीज हुआ? 100 इंटू 540, यस सर। that is 54,000 कैलोरी, है ना? हाँ सर। तो देखो, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर रहते हुए टोटल कितना? 54,000 प्लस 1000, 55,000 कैलोरी रिलीज कर सकता है, यस सर। और इसको 100 पहुंचने के लिए 10,000 ही चाहिए। हाँ इसका सर। मतलब है कि इस प्रोसेस में पूरा का पूरा वाटर स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये खुद से दिमाग लगाना है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं देगा इसके लिए। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। Hence, entire steam
will not get converted या will not get condensed in water. Hence, mixture will have both steam and water. होगा? ये बात समझ रहा है? यस सर। तो दोनों मिक्सचर में रहेगा तो कोएग्जिस्ट 100 पर ही करेगा ना, which can coexist at 100 डिग्री सेल्सियस. सो फाइनल टेम्परेचर तो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस. अब फाइनल मिक्सचर पूछा है, तो ये 10,000 के लिए कितना स्टीम को कंडेंस होना पड़ेगा? तो 10,000 इज इक्वल टू 1,000 प्लस mass of steam into latent heat of vaporization. So 9,000 is equal to mass of steam into 540. So mass of steam कितना हो गया? 9,000 upon 540 कितना ग्राम होगा? सर 50/3 16 100 by 16.6 6 आएगा. 100 by 6 आएगा. हाँ सर ओके तो 100 by 6 ग्राम ही स्टीम कंडेंस होगा. मतलब मिक्सचर में स्टीम कितना बच गया? 100 minus 100 by 6, यस सर। that is 500 by 6 ग्राम. और मिक्सचर में वाटर कितना हो गया? पहले वाटर कितना था? 500 500. और ये 100 by 6 और कंडेंस हुआ. हाँ सर। सो 500 प्लस 100 by 6 कितना हो जाएगा? 3100 तो 3100 by 6 ग्राम ये वाटर बना. तो ये मिक्सचर का कॉम्पोजिशन हो गया और ये मिक्सचर का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया. चमका कुछ? यस सर। यस सर। जल्दी कॉपी कर लो. हाँ सर ये जो ब्लैक में आपने लिखा है उसके पहले जो बोला था ना आपने कि हमें खुद से सोचना है, वापस बोलोगे एक बार, क्या बोला था आपने? मैंने कहा था 500 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए 10,000 कैलोरी ही चाहिए. यस सर। और वो 10,000 कैलोरी पूरा का पूरा स्टीम कंडेंस करके तो 55,000 दे देगा. मुझे 10,000 ही चाहिए, मतलब पूरा का पूरा स्टीम कंडेंस होने की जरूरत नहीं है. अच्छा यस सर। सम अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंस करके ही हीट का रिक्वायरमेंट वाटर के लिए दे देगा. मतलब मिक्सचर में स्टीम और वाटर दोनों रहेंगे तो दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर. तो वो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा. यस सर समझा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए. जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू सर। बाय सर।